1 लाख लॉस में, तो इस मंथ में 1 लाख लॉस नहीं है, क्योंकि अब 3 इयर्स तक 36 मंथ तक आपको कोई लैपटॉप नहीं खरीदना पड़ेगा, कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा लैपटॉप जैसे। तो ये तो अब आपके 36 मंथ तक चलेंगे। तो ये सब का ट्रीटमेंट होना, प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने बिजनेस की पॉलिसी प्रॉपर बना सकें। देन उसके बाद में आता है आपके फाइनेंस वगैरह। फाइनेंस के अंदर अब आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, मैंने आपके बिजनेस के शेयर खरीदे, तो अब आपने पब्लिक से पैसा लिया, आईपीओ लेकर के, मतलब आपने पब्लिक से पैसा मांगा है। अब पैसा जो होता है 3 तरह से इकट्ठा होता है, एक या तो आप बैंक से लोन ले लो, या पब्लिक से ले लो, बराबर है, और या फिर, और पब्लिक से जो लेते हो पार्टनर बना करके, या फिर पब्लिक से ही लेते हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लेते हो, बट एक लोन की तरह लेते हो, जिसको हम डिबेंचर बोलते हैं। अब सबसे पहले आते हैं इक्विटी पर। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी ये होती है कि भाई आपने अपना बिजनेस शुरू किया, आपका बिजनेस शुरू हुआ, बिजनेस शुरू होने के बाद में आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आप आईपीओ लेकर के आए, और मैंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, मैं आपकी कंपनी का एक पार्टनर बन गया। अब जो प्रॉफिट आपकी कंपनी कमाएगी, उसका एक पार्ट मेरा भी है, वो आप डिविडेंड के रूप में हमारे को देते हो, डिविडेंड के रूप में आप हमारे को देते हो। उस कंपनी में कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा तो सब शेयर होल्डर मिलकर के लेते हैं, जो जनरल मीटिंग करते हैं, एजीएम होती है, ईजीएम होती है, उनसे में डिसीजन लिया जाता है। वो कुछ लोगों को डायरेक्टर्स बनाते हैं जो उस कंपनी को रन करते हैं, फिर उस कंपनी प्रॉपर काम करी नहीं करी उसके लिए एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, फिर वो सारी कंपनी के कामकाज देखता है कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब एक तरीका है, टेक्निकल प्रोसेस होता है। दूसरा, बैंक से लोन ले लो, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। तो बैंक से लोन लिया, उसके बाद इंटरेस्ट दोगे, वो आपकी कॉस्ट हो गया, वो आपका कॉस्ट हो गया एक तरह से, कि भाई आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। और तीसरा होता है डिबेंचर। आप डिबेंचर इशू करो। अब डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस होता है। शेयर में जो शेयर होल्डर होते हैं वो पार्टनर होते हैं, डिबेंचर होल्डर आपके पार्टनर नहीं होते हैं, एक तरह से आपके क्रेडिटर हो गए। एग्जांपल के लिए, मैंने आपकी कंपनी का डिबेंचर खरीदा, 1000 रुपीज का एक डिबेंचर है, तो एक तरह से मैंने 1000 रुपीज लोन दिया कंपनी को, बदले में आप मुझे डिविडेंड नहीं दोगे, प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं दोगे, आप मुझे इंटरेस्ट पे करोगे। उस डिबेंचर को जब इशू किया जाता है उसकी एक इंटरेस्ट रेट होती है, वो इंटरेस्ट पे करोगे। तो ये 3 तरीके से बाद में फंडिंग ली जाती है। अब बारी आती है इसके बाद में, स्क्रीन शायद शेयर नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं, मैं यूं ही लेता हूं डायरेक्ट। इसके बाद में आते हैं बिजनेस को ग्रो करने का तरीका। बिजनेस ग्रो कैसे किया जा सकता है, उन चीजों को लेकर के, कि बिजनेस कैसे कैसे ग्रो किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। बिजनेस सेटअप करना बड़ी बात नहीं है, सेटअप कोई भी कर लेता है, एक बार के लिए फंडिंग भी रेज कर लोगे आप, बट बिजनेस सक्सेस करने के लिए 5 चीजों की बहुत जरूरत है। 5 एरिया ऐसे है जो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। पहला, लीड्स। लीड्स आपको रेगुलर बेसिस पे एक लिस्ट बनानी चाहिए कि भाई आपके पास में आज कितनी लीड्स आई। लीड्स मतलब आपके क्लाइंट्स, जिनके पास आप जा सकते हैं, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स, इसके आगे वाली स्लाइड्स। हाँ, लीड्स जिनके पास आप जा सकते हैं, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, और आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं, उनको आप अपना कस्टमर बना सकते हैं। ऐसी लीड्स कितनी है? तो लीड्स का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट के कस्टमर, रोज आपके पास में कम से कम 3-4-5 कस्टमर, 3-4-5 कस्टमर की लिस्ट होनी चाहिए, जिनसे आप जाकर के मीटिंग कर सको, बात कर सको। आप देखना आपने अपने लास्ट लिस्ट कब बनाई थी, कि आपके पास क्या क्या लीड्स और आप कहां कहां जा सकते हैं मीटिंग करने के। आपको मालूम चलेगा, कई बार हम लीड्स पे फोकस नहीं करते, कई बार हमको पता कि ये हमारा कस्टमर, ये हमारा कस्टमर, वो कस्टमर, वहां पे जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे मीटिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ बातें दिमाग में आकर के रह जाती है। जिस दिन आप इसको पेपर पे उतारेंगे और उनसे जाकर के मीटिंग करेंगे, तब पहला स्टेप कंप्लीट होगा। तो सबसे पहली चीज है लीड्स। डेली रेगुलर बेसिस पे आप अपनी लीड्स लिखो। अब लीड्स की बाद में आती है कन्वर्जन। कन्वर्जन, सेल्स कन्वर्जन होगा, ये कंज्यूम नहीं है, कन्वर्जन है, सेल्स कन्वर्जन। लीड्स के बाद में आता है कन्वर्जन। आप लीड्स को कन्वर्ट कैसे कर पाते हैं, सेल्स में कन्वर्ट कैसे कर पाते हैं। 100 लीड्स मुझे मिली है, मुझे मालूम चला कि भाई 100 लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रखते हैं, वो मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब मैं उनके पास में बात करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, उनमें से 30 लोगों को मैं कन्वर्ट कर पाया। तो अब मेरा सेकंड पार्ट आता है, मैं एनालिसिस करूँ कि बाकी के 70 को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाया। क्या हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी थी, मेरे कम्युनिकेशन में कोई कमी थी,
मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया, उसकी वजह से कोई इशू हो, या उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी जो हमारी पॉलिसी से मैच नहीं हो रही, तो क्या हमको पॉलिसी बदलने की जरूरत है? उन सब चीजों पे काम करना होता है। देन उसके बाद में आता है एवरेज सेल्स ग्रोथ। एवरेज सेल्स ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप मेरे कस्टमर हैं, आप मेरे कस्टमर हैं। अब छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। आप हमारे कस्टमर है और आप हमारी शॉप पे आते हैं और आपने आकर के बोला आप हमारे बिजनेस में आते हैं, आपने बोला कि हमको एक प्रोडक्ट खरीदना है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझसे एक ये वाला प्रोडक्ट खरीदने की बात करते हैं। मान लीजिए आप ये वाला प्रोडक्ट मुझसे खरीदने की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ सर ये 150 रुपीज का है। अब आप मेरे कस्टमर है जो मुझसे 150 रुपीज की परचेज करने के लिए आए। अब मैं उसको बढ़ाऊं कैसे? इसके प्राइस नहीं बढ़ाना मुझे। आप बोलेंगे ठीक है डन, मैं आपको बोलता हूँ सर ये 150 का है, बट अगर आप ये और ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ खरीदेंगे तो सर आपको 200 में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट साथ में देने की कोशिश कीजिए जिनसे आपकी सेल्स बढ़ जाए, जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाए। आप अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो आपकी सर्विस बढ़ जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एसडीएम एंड कंपनी एक सीए फर्म है। आप मान लीजिए आपकी कंपनी की अकाउंटिंग हम मैनेज कर रहे हैं, अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग करके तो हम आपको दे देते हैं, फिर हमने आपसे बोला कि जीएसटी रिटर्न कौन फाइल करता है आपके? आपने बोला कि जीएसटी रिटर्न सर हम खुद ही कर रहे हैं, बट वो कभी टाइम पे होता कभी नहीं होता। तो हम बोलते देखिए हम अकाउंटिंग के आपसे 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब 1,20,000 दीजिए जिसमें हम आपका जीएसटी रिटर्न प्लस जीएसटी से रिलेटेड कंसल्टेंसी दोनों देंगे आपको। मतलब 1 लाख को 1,20,000 उस पर्टिकुलर कस्टमर से कैसे बनाया जाए, वो होती है एवरेज सेल्स ग्रोथ। उसमें आप कैसे ग्रोथ करेंगे। इसके बाद में फिर आता है कस्टमर रिटेंशन पॉलिसी। आपके जो पुराने कस्टमर है वो आपके पास में कंटिन्यू रहने चाहिए। आप नए कस्टमर बनाने पे तो फोकस कर रहे हैं और आपके पुराने कस्टमर अगर चले जा रहे हैं, आपने नए कस्टमर 2 बनाए बट 2 पुराने चले गए, तो आप वहीं के वहीं हैं, फिर कोई मतलब नहीं। तो रिटेंशन पॉलिसी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए आप सर्विस अच्छी दें, टाइम पे सर्विस दें, कोई इश्यूज रेज ना हो, कस्टमर को ये लगे कि भाई इनके अलावा किसी और के साथ में मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे ज्यादा टेंशन होगी, ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इनको छोड़ने का कोई रीजन नहीं है मेरे पास में। इस तरह की अगर आप सर्विस देंगे, इस तरह की आपकी पॉलिसीज रहेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉलिसीज बनाएंगे आप, तब आपका कस्टमर हमेशा आपके साथ में रहेगा। नेक्स्ट रेफरल। रेफरल क्या होता है? कस्टमर से तो आप ऑफर दे सकते हैं। सर आप अगर 2 कस्टमर लेकर के आते हैं, 3 कस्टमर लेकर के आते हैं, तो आपकी सर्विस फ्री, आपकी सर्विस फ्री बराबर। ये आपको रेफरल कमीशन दिया जाएगा। तो ये कुछ स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको ये सब पॉलिसीज फॉलो करनी बहुत जरूरी है अगर उनको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनमें हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, टॉप पे ले जा सकते हैं ना। अब अभी आप लोगों के कोई भी अगर डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। या विशेष या टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको है ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपकी कंपनी का ही ले लूं, अपने जेन्यू टेक का ही। जेन्यू टेक जो है वो रोबोट, जैसे जहां तक मैं जानता हूँ रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का काम है अपना। अब रोबोट को बनाने में, डेवलप करने में, उन सब में एक टाइम लगता है, 5 to 6 इयर्स का, 7 इयर्स का टाइम ले लेते हैं। अब आप मेरे पास में आते हैं कि सर आप फंडिंग कीजिए, हम ये कंपनी ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं ये देखूंगा कि आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं, पहला point।
आपका ये जो प्रोडक्ट है क्या ये मार्केट में काम कर पाएगा, आपका आइडिया मार्केट में काम कर पाएगा। अब जो आइडिया लेकर के आए क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम होगी जो इन सब चीजों पे एक बार रिसर्च करके बताएगी कि सर ऐसा पॉसिबल है, और अगर नहीं तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा उन लोगों को कि ऐसा किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने मुझे कन्विंस कर लिया, मैं इस चीज से कन्विंस हो गया, तो फिर मैं ये देखूंगा कि मैं अगर आपको फंडिंग कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न मिलेगा 6 साल या 7 साल बाद। और अगर आज मैं आपको 10 करोड़ रुपीस में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 7 साल में मेरा 10 करोड़ रुपीस 18 करोड़ रुपीस में कन्वर्ट हो सकता है या 20 करोड़ रुपीस बन सकता है। तो क्या आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से मुझे 20 करोड़ रुपीस जो है मिल पाएगा? ये सेकंड केस है। तो आपको ये भी उनको बताना पड़ेगा, जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी जो आप वहां पे प्रेजेंट करेंगे उसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि 8 इयर्स के बाद में आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगा, इसका फ्यूचर क्या रहेगा और कितनी डिमांड रहेगी। उस वक्त आने वाले के इश्यूज को बारे में भी वो ध्यान से आपसे सवाल पूछेंगे। जैसा पहला इशू कि भाई जो आप रोबोट बना रहे हैं बराबर, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी के रोबोट अगर सस्ते बना दिए किसी ने तो आपकी जो ग्रोथ है, बनाने की जो स्पीड है, क्या उससे और तेज स्पीड किसी की हो सकती है? और हो सकते तो क्या वो कॉम्पिटिटर इंडिया में अवेलेबल है? अगर मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं 10 करोड़ रुपीस और बाद में किसी और पर्सन ने वही चीज कम टाइम में बना करके अगर प्रेजेंट कर दी तो मेरा पैसा लॉस में जा सकता है। तो आपको यह भी देखना होगा कि जो आप टाइम ले रहे हैं वो टाइम जेन्युइन टाइम है, क्या उतना टाइम लगता है, क्या उससे जल्दी जो है कंप्लीट करने का कोई क्राइटेरिया हो सकता है। जब है ही नहीं, जब मुझे आपने कन्विंस कर दिया कि भाई 7 ईयर से पहले तो कोई भी नहीं कर सकता है, इतना टाइम तो जाएगा ही जाएगा जिस तरह का प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या है, तो वहां पर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो कोई और इन्वेस्ट करेगा और जो इन्वेस्ट करेगा वो पैसा कमाएगा। तो यहां पर इन्वेस्टर जो होते हैं ये 2-3 चीजें सबसे ज्यादा देखते हैं। अब इसके लिए आपको पहले वहां पे जाना होगा, उनके फाइनेंस टीम से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी और उसके बाद में आपको वहां पे प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होगा। प्रेजेंटेशन में आपको जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होगी उसमें 3-4 बातें का ध्यान रखना है। प्रोस्पेक्टिव इनकम, आपका बजट कितना होगा, वो बजट में आपके पास फंडिंग कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, मार्केट में रिटर्न कितना मिल रहा है, आप उस कंपनी को कितना रिटर्न दे पाएंगे, टैक्स माइनस होने के बाद में क्या प्रॉफिट होगा, उन सब चीजों का एनालिसिस होता है, डिटेल एनालिसिस। देन वो प्रेजेंटेशन वहां पे आप दोगे, देन आपका आइडियाज देखा जाता है, देन आपको फंडिंग मिलती है। ये पूरा एक क्राइटेरिया होता है जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना उसके लिए विशेष। देखो उसमें क्या होता है, जब फंडिंग होती है तो दो तरह की फंडिंग होगी। जैसे सबसे पहली चीज आपके मेरे बीच में एक अग्रीमेंट है कि अगर आपका प्रोजेक्ट फेल होता तब भी आप हमको रिटर्न देंगे, नहीं तो आपके प्रोडक्ट के सारे राइट्स हमारे पास में रहेंगे। आपकी कोई भी प्रोविजनल अटैचमेंट भी होती है प्रॉपर्टी, उसके बारे में भी बात हो सकती है कि भाई आपकी ये प्रॉपर्टी आपकी जो भी है ये हम अटैच करेंगे, ये आपके पूरे कॉपीराइट्स फिर हमारे होंगे, फिर हमारी टीम इसके ऊपर काम करेगी, फिर हम किसी और कंपनी को ये काम दे दे, वो सारे राइट्स होंगे। तो ये तरीका हो सकता है, तो फिर आपके वो राइट्स चले जाते हैं पहला पॉइंट। और अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है, ऐसी कोई डील नहीं है, कंपनी आपको फंडिंग दे रही है और उस केस में अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं भी हो पाता है तो वो फिर लॉस सबका होगा। उसमें इन्वेस्टर का भी लॉस होता है, आपका भी लॉस होता है। उसमें फिर ये होता है कि भाई आप या तो एक मिटिगेशन फैक्टर साथ में लेकर के चले, जैसे इंश्योरेंस वगैरह करवा सकते हैं, या दूसरा मिटिगेशन फैक्टर होता है कि कोई और इन्वेस्टर जो मिल सके जो उस प्रोजेक्ट को और आगे तक लेकर के जा सके। जैसे कई बिजनेस आपने देखा होगा कि बंद हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर उन पे पैसा डाल करके उनको और आगे तक ले जाते हैं। अब अनिल अंबानी का एक एग्जांपल ले लो, अनिल अंबानी का बिजनेस, दो बिजनेस फ्लॉप हुए थे, मुकेश अंबानी ने वो बिजनेस खरीद ली और मुकेश अंबानी उनको टॉप पे लेकर के जा रहे हैं आज। तो उसकी वजह से भी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है कई बार। तो आपका अगर मान लो कोई बिजनेस सक्सेस या आपका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होता है तो उस केस में डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टर के साथ अग्रीमेंट कैसा कर रखा है, पूरा फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई अग्रीमेंट ऐसा कुछ नहीं है तो फिर लॉस दोनों का ही होगा, सिर्फ आपका नहीं होगा वैसा है। और जनरली इन्वेस्टर क्या है, राइट्स खरीद लेते हैं, आपके राइट्स पे क्लेम कर लेते हैं, पहले से लिख देते हैं भाई अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ तो इस प्रोजेक्ट से बनने वाली सारी चीजें हमारी होगी, ये राइट्स हमारा होगा, आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी कंप्लीट की है और जो भी आपने अपनी रिसर्च की वो सारी रिसर्च आप हमारे को हैंड ओवर करोगे। फिर हम हो सकता है आपके किसी कॉम्पिटिटर से या किसी और से वो काम करवाएं अपना पैसा रिकवरी के लिए ना। Sir, this is Preetham Yadav.
To continue with the same conversation, I have one question. Suppose somebody bought rights also of the company. In that case, this company is failed. Then what he will do with that right? Because he is not going to earn anything from the rights, and because the product and company is not succeed. In that case, what investor will do? इसमें इसमें ऐसा Or होता है प्रीतम जी, इसमें क्या yeah, होता है, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपकी कंपनी के राइट्स ले लिए और आपके प्रोडक्ट के राइट्स ले लिए, वो मेरा रिस्क होगा कि अगर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया और मैं आपके राइट्स ले लेता हूँ सारे के सारे, और राइट्स लेने के बाद में मैं उन राइट्स को कोई यूज नहीं कर पा रहा, तो मेरी डेड स्टॉक या डेड असेट्स मानी जाएगी, वो मेरा लॉस माना जाएगा। आपके ऊपर हम कोई भी क्लेम नहीं करेंगे उस टाइम पर, क्योंकि आपने जो भी एग्रीमेंट में लिखा उसके हिसाब से आपने तो अपना काम पूरा कर दिया। हम अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए तो पूरा हमारा लॉस होगा। अब इसमें कई बार तो हम राइट्स यूज कर लेते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, डिपेंड करता है किस नेचर का बिजनेस है। जैसे आपका रोबोट का है, अब अगर हमारे को मिलता है कि कोई ऐसे टेक्निकल पर्सन जो उस बिजनेस के जानकार है, जो उसको आगे ले जा सकते हैं, तब तो आपके राइट्स हमारे काम आएंगे। और अगर उसके जानकार नहीं है या हमको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल पा रहा, तो वो राइट्स फिर हमारे किसी काम के नहीं है। फ्यूचर में फिर कभी कोई वैसा अगर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला होता है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वो हमारा लॉस है। yes, sir. One more question, sir. Suppose as you mentioned something like in sales perspectives. Suppose I am going for a particular case with a customer, and as you said, this is also some type of promotional of product or project. In that case, I need to promote our project or this thing. So in that process, I need to give some commission to someone. And suppose I'm getting a 100 rupees order, and out of 100 rupees, 5 rupees I have to give as a commission, and I need to bill at 100 rupees. So how I'm getting benefited in the GST prospects, because I need to bill at 100 rupees only, but that 5 rupees I have to give as a commission, which doesn't have any record. प्रीतम जी, जैसे एक Yeah, एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको 100 रुपीस का प्रोडक्ट दिया, correct, sir. मैं आपसे 100 रुपीस पे जीएसटी लूंगा। मान Hmm. लीजिए जीएसटी की रेट 18%। मैं Hmm. आपको 100 रुपीस में कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यही प्रोडक्ट है, मैंने आपको Hmm. 100 रुपीस में दिया और Hmm. 118 रुपीस मैंने आपसे लिए, 18 रुपीस जीएसटी, और वो 18 रुपीस Hmm. मैंने तो डिपार्टमेंट को दे दिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट Hmm. नंबर 2, फिर मुझे आपको 5 रुपया कमीशन भी देना है। अब Hmm. मैंने आपको 5 रुपया कमीशन दिया, उस कमीशन पे Hmm. आप मुझसे जीएसटी चार्ज करेंगे। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो, मतलब आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो आप मुझसे Hmm. 5 रुपए पे जीएसटी चार्ज करेंगे और मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि 5 रुपए पे मान लीजिए 1 रुपया आपने मुझसे जीएसटी ले लिया, क्योंकि आपने मुझे Hmm. सर्विस दी है। कमीशन भी एक Yes, तरह sir. से सर्विस है। तो आपने 1 Hmm. रुपया जीएसटी ले लिया, तो मैं क्या करूंगा, जो 18 रुपीस जीएसटी डिपार्टमेंट को जब दूंगा, उसमें से 1 रुपया Hmm. माइनस कर दूंगा, क्रेडिट ले लूंगा, खाली 17 रुपीस ही दूंगा डिपार्टमेंट को। ये पूरा Hmm. ट्रीटमेंट होगा जीएसटी का। Right. No, my question is different, because that commission, if someone doesn't have GST, I mean, if अच्छा, I'm, जीएसटी नहीं है, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसा? हाँ, yeah. कोई बात नहीं, तो फिर आप मुझसे जीएसटी नहीं लेंगे, आप खाली 5 रुपया कमीशन लेंगे, मैं आपको 5 रुपया कमीशन दे दूंगा। जीएसटी डिपार्टमेंट का इसमें कोई लेना देना, कोई रोल नहीं है ना हमारा। ना, GST डिपार्टमेंट का लेना देना नहीं है, बट इनकम इसमें टैक्स। प्रॉब्लम कैसा है कि मेरे को 5 रुपए का जो लॉस हो रहा है, और 5 रुपए में जो GST जा रहा है वो भी लॉस हो रहा है ना हमको, आप नहीं समझे? नहीं, 5 रुपए देखो, एक चीज याद रखना, 5 रुपए में जीएसटी नहीं जा रहा है। जीएसटी हमेशा किस पे लगता है, जिस प्राइस पे आप बेचते हो, सरकार यही मानती है। हाँ, सरकार करेक्ट बोलती है सर। कि अगर आप किसी को 5 रुपया कमीशन दे रहे हो, बराबर है, उस 5 रुपए को जोड़ो, तब आप या तो अपने प्रोडक्ट को 100 रुपीज का है तो 105 का करके बेचो। अगर आपको लग हाँ। रहा है कि भाई हमारे कॉस्ट आ रही है 95, मैं 100 में बेचता हूँ, फिर 5 रुपीज में अगर सामने वाले को कमीशन दूंगा तो मैं तो लॉस में चला हाँ। गया। हाँ। तो हाँ। गवर्नमेंट बोलती है वहां पे आप 5 रुपीज पहले ऐड करो, सामने वाले को बोलो भाई 105 में मैं बेचूंगा ये प्रोडक्ट और 5 रुपया तुम्हारा कमीशन होगा यहाँ पर। सामने वाला बोलता है ठीक है, 105 पे आप जीएसटी कलेक्ट करो और डिपार्टमेंट को पे करो। अब कमीशन पे भले जीएसटी लगाओ, कमीशन पे जीएसटी लगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो रूल है, जीएसटी डिपार्टमेंट का वो नियम ही है कि भाई आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेचते हो, कोई प्रोडक्ट देते हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट,
उसकी सेलिंग एक्सपेंडिचर या उसको डिलीवरी देने तक का जो भी खर्चा है, जो भी खर्चा जब आप सामने वाले को डिलीवरी दे रहे हो तब तक का जो भी खर्चा सब ऐड होगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो उस वैल्यू होती है, उस गुड्स की वैल्यू वही मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको 5 रुपया जो वो जीएसटी देना पड़ेगा, और आप चाहते हैं कि जीएसटी ना दे यहाँ पर, या जीएसटी बचा सके, बराबर, उनका वैसा आप कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज की जा सकती है सर, कि वो आउट ऑफ द ट्रैक होती है थोड़ी सी, कि भाई आप जो है उनको अदर ऑफर्स दे दे, दूसरे प्रोडक्ट का ऑफर दे दे कमीशन देने की बजाय, कि भाई आपको 4 प्रोडक्ट सेल करवा दीजिए, एक प्रोडक्ट हम आपको दे देंगे फ्री में, तो फ्री में दोगे तो उसको जीएसटी नहीं लगता जनरली, वैसा आप Yeah. Dr. Mahesh, this is Abhimanyu here. Yes, sir. I'd like to have a small suggestion. See, when second round seed investment is done, there are the companies already started performing. So there is a possibility of getting a debt also, and there is a possibility of getting an equity also. So how to take a call? Which are the factors which will influence the decision making, sir? Actually, देखो अभिमन्यु जी, एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे मुझे एक बार? Yeah. See, my question was, after 3-4 years of performance, we have equal opportunity to take a debt or an equity. Okay. दोनों options है and दोनों possibility है. So which one to go? What are the factors deciding that? सबसे पहली चीज, अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा और बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, तब आप डेट पे जाओ। क्यों डेट पे आपको क्या करना पड़ता है कि इंटरेस्ट ही देना पड़ता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट की जितना ही देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने डेट जो है 10% के इंटरेस्ट पे लिया है, या 9% के इंटरेस्ट पे लिया है, 12% के इंटरेस्ट पे लिया, तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और बहुत ज्यादा होगा, बराबर है, तो फिर आप डेट वाले सेक्टर में जा सकते हैं। और आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब लॉस मेकिंग भी हो सकता है, क्योंकि देखो बिजनेस लॉस में भी चला गया तब भी डेट अगर आपने लिया तो आपको डेट तो चुकानी पड़ेगी, चाहे आपको अपना बिजनेस बेच करके चुकानी पड़े, डेट आपको चुकानी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, एकदम डाइसी है पूरा का पूरा, कुछ प्रिडिक्शन नहीं हो पा रहा है, तब आप इक्विटी में चले जाओ। इक्विटी में क्या, बिजनेस लॉस में तो शेयर होल्डर का भी लॉस होगा, आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी कि आपको ये देना ही देना है, बराबर है। और प्रॉफिट कम तो शेयर होल्डर का डिविडेंड कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा तो शेयर होल्डर का डिविडेंड ज्यादा होगा। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रिडिक्शन, जो आपको क्या लगता है कि आपका प्रोजेक्ट फ्यूचर में कितना अर्निंग कर पाएगा, कितना प्रॉफिट आपको कमा करके दे पाएगा, कितनी ग्रोथ कर पाएगा, उस पर। Sir, another additional question in the same area. We are trying to say exponentially grow. Whether the possibility of debt financing and the business, assume the business is sure, whether to go in for a debt financing or equity financing, sir, for growing exponentially. ग्रो के लिए तो जैसे मैं आपको बोलता हूं, अगर आप ग्रो के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो डेट फाइनेंसिंग में कभी भी नहीं बोलूंगा कि आपको जाना चाहिए, इस जगह पे आपको इक्विटी फाइनेंसिंग में ही जाना चाहिए। अगर आप ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव देख रहे हो तो इक्विटी फाइनेंस में जाने पे आदमी फ्री माइंड होकर के एक तो काम करता है। दूसरी चीज जो होती है इक्विटी फाइनेंस के अंदर, आपको डिविडेंड जो देना है वो मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है, जो बहुत ही नॉमिनल और कम होता है। तो आपके पास में रिजर्व अच्छे खासे होते हैं जिसको आप फर्दर इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हो। जबकि डेट फाइनेंसिंग के अंदर जो ना आपके ऊपर एक लायबिलिटी रहती है, और जिसकी वजह से आपको वो पे करनी पड़ती है, और जिसके अंदर बिजनेस ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है। तो मैं जनरली प्रेफर करूंगा नहीं कि अगर आपको फ्यूचर ग्रोथ देखनी है तो आप डेट फाइनेंसिंग में कभी ना जाएं, आप इक्विटी फाइनेंसिंग में जाएं, वही आपके लिए बेटर रहेगा। Thank you, sir. You addressed the bullseye, right? Thank you. हाँ, या देखो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने इन सब के लिए अलग अलग पॉलिसीज बना रखे हैं, अलग अलग रूल्स बना रखे हैं।
एफडीआई जब कभी भी होता है तो उस केस के अंदर आप ये मान करके चलिए कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइंस होती है। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ की गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी पड़ती है। उनका रिटर्न भी जैसे कि वो बोल देंगे कि भाई हमको इतना रिटर्न चाहिए, तो उतना रिटर्न नहीं होता। यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से उनको रिटर्न दिया जाता है कि भाई इतना रिटर्न रहेगा तो ही आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप इससे ज्यादा मांगते तो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर वो क्या करते हैं, फिर वो शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीद करके फिर कंट्रोलिंग अपने हाथ में लेते हैं। कभी भी देखना, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, ये कंपनी जब बन जाती है, ग्रो होती है, तो उसके शेयर होल्डिंग खरीद करके ही कंट्रोलिंग हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, कि वहां पे फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। वहां पे उन्होंने शेयर खरीदे, उनका लीगली राइट बनता है आपकी कंपनी के ऊपर। बट फिर भी अगर वो कोई कंपनी की पॉलिसी बनाएंगे तो उनको इंडिया का टैक्सेशन जो लॉ है आपका, वो यहाँ का जो कॉर्पोरेट लॉ है, वो इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ का फेमा एक्ट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, उनके बियॉन्ड जाकर के काम नहीं किया जा सकता वहां पर। तो इन सब के लिए रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बना रखे हैं विशेष। अगर ऐसा है तो मैं इसके ऊपर एक अलग सेशन ले सकता हूँ आपका, कि भाई एक अलग सेशन जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आते हैं, किस तरह से उनकी पॉलिसीज होती है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो उनके साथ में मिलकर के उनको काम करना पड़ता है। वो एक लंबा प्रोसेस है पूरा का पूरा। Thank you. Rajesh ji, you can finish that. Yes, sir. Yeah. So good evening, everyone. Mahesh sir, we are thankful to you very much for giving us insights about what is the financial engineering, because we at Genotech are all technical people, and as we all know, though the literacy rate is very high, but financial literacy is something which is people are taking very lightly in India. So this angle will definitely help many of us, and we are once again grateful to you for giving this insights, and we'll hope to have you once again with more insights and some other different topics on this. Thank you, Sushil ji, for coordinating this, and thank you everyone. Thanks for participating. Mahesh ji, I have got a request. एक बार आप हमारा फैक्ट्री विजिट कीजिए, so that physically आपका दर्शन भी मिल जाएगा, and our youngsters will be बिल्कुल सर, डेफिनेटली मैं सुशील सर के साथ में आता हूं मैं। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।